हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि दबाव क्या होता है और दबाव किन तरीकों से उत्पन्न होता है। इस लेसन में जानेंगे कि यदि हमें दबाव होता है तो हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं, उसका प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं और किस प्रकार से एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को परिवर्तित करना व आराम। दबाव की वजह से हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। तो ऐसे में हमें किसकी आवश्यकता होती है? आराम की। जितना दबाव हमें प्रेशराइज करता है, हम परेशान होते हैं, उतना ही आराम हमें रिलैक्स करता है। यहाँ पर ये लिखा है कि आराम दबाव या दबाव की स्थिति के विपरीत की स्थिति है। आराम और दबाव दोनों विपरीत स्थितियां होती हैं। आराम की स्थिति में व्यक्ति समस्या के संबंध में सुस्पष्ट चिंतन कर सकता है या प्रतिक्रिया कर सकता है। आराम की स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई भी जो समस्या है उसके संबंध में चिंतन कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल आराम की अवस्था में होता है। वो सोच सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है बच्चों, दबाव से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति को दबाव के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। यदि दबाव से निपटना है तो दबाव की वजह से क्या होती हैं? शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसको विनियमित करने की आवश्यकता है। यदि हम उसका नियमन कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक दबाव से निपट सकते हैं। इसके आगे है दबाव को कम करने की तकनीकें। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि दबाव को कम कर सकती हैं? इंसान रिलैक्स हो सकता है और दबाव की स्थिति से बाहर आ सकता है। शारीरिक व्यायाम, खेलकूद तथा योगा आदि व्यक्ति को आराम के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि व्यक्ति शारीरिक व्यायाम करता है, यदि एक्सरसाइज करता है, जिसकी वजह से उसे क्या होगी? थकान की वजह से उसे आराम करना पसंद आएगा और उसका माइंड और उसकी बॉडी सब रिलैक्स हो जाएगी। खेलकूद और योगा ये सब व्यक्ति को आराम की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी लगती है। एनर्जी के बाद व्यक्ति को आराम चाहिए होता है। मांसपेशियों को गहन आराम, जो हमारी मसल्स है उनको भी रिलैक्सेशन आवश्यकता होती है। व्यक्ति शरीर में मांसपेशियों के हर एक समूह में वैकल्पिक रूप से दबाव तथा आराम दोनों का अनुभव करता है। व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों में दबाव का अनुभव भी होता है तो आराम का अनुभव भी होता है। दबाव से जो सारी मांसपेशियां हैं वो एकदम कैसी हो जाती है? कहते हैं ना कि जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ गया है तो मांसपेशियां रिलैक्स नहीं हो पाती, जबकि आराम में वो रिलैक्स हो जाती हैं। आराम का अनुभव तथा दबाव व आराम के मध्य के अंतर में वृद्धि व्यक्ति को शांति का उच्चतम अनुभव करने में व्यापक रूप से सहायक होता है। आराम का यदि अनुभव होता है, दबाव से यदि निजात मिलती है, तो व्यक्ति एकदम शांत फील करता है, व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति ये चाहता है कि वो इस स्थिति में बना रहे। इसे कहते हैं प्रगतिशील मांसपेशी आराम भी कहते हैं। यदि उसकी मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं तो वो क्या करता है? आराम में रहता है। तो इसे हम कहते हैं प्रगतिशील मांसपेशी आराम। ठीक है बच्चों, इसके बाद है बायोफीडबैक। ये क्या होता है? इस प्रक्रिया में त्वचा प्रतिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं जीएसआर, और मस्तिष्क तरंगों पर प्रतिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं ईईजी, तथा किसी अन्य शारीरिक मापदंड पर प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति के दबाव तथा आराम के प्रति आंतरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति आराम के प्रति और दबाव के प्रति कैसा अनुभव कर रहा है। वो किस प्रकार से अध्ययन करें? वो ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं कि त्वचा प्रतिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं जीएसआर, और मस्तिष्क तरंगों पर प्रतिक्रिया जिसे हम बोलते हैं ईईजी, और इसके अलावा और भी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि व्यक्ति दबाव के प्रति और आराम के प्रति कैसा अनुभव कर रहा है। ठीक है, इसे हम बायोफीडबैक कहते हैं। दृश्य व श्रव्य प्रतिक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। दृश्य प्रतिक्रिया में जब व्यक्ति दबाव का अनुभव करता है तो लाल बत्ती जल उठती है, तब व्यक्ति को आराम की स्थिति में जाना होता है और आराम की स्थिति में हरी बत्ती जल उठती है। तो उसे एक प्रोसेस होता है जिसमें दृश्य और श्रव्य प्रतिक्रियाएं व्यक्ति को दी जाती है। यदि व्यक्ति को यदि दबाव है तो कौन सी बत्ती जलेगी? लाल बत्ती, क्योंकि रेड हमेशा किसका होता है? रेड सिग्नल किस चीज़ का होता है? हमेशा नुकसान का होता है या खतरे का संकेत देता है। और यदि व्यक्ति आराम की स्थिति में है तो किसका कौन सी बत्ती जलेगी? हरी बत्ती। ठीक है। और श्रव्य प्रतिक्रिया की स्थिति में व्यक्ति जब भी दबाव की स्थिति में होता है तो बीप की आवाज़ होती है। एक दृश्य और श्रव्य दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं। श्रव्य में क्या होगा? जैसे ही व्यक्ति को लगेगा कि यदि वो दबाव की स्थिति में है तो बीप की आवाज़ आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के में क्या है? स्ट्रेस है।
चूँकि कई बार ये ध्वनि व्यक्ति को आराम उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए श्रव्य प्रतिक्रिया की तुलना में दृश्य प्रतिक्रिया को अधिक वरीयता प्रदान की जाती है। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रतिक्रियाएं होती है। जो दृश्य प्रतिक्रिया है, जिसमें हमने बताया कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट जलेगी तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रव्य में क्या होता है, एक बीप की आवाज़ आती है। अब उस बीप की आवाज़ से यदि व्यक्ति आराम की मुद्रा में लेटा हुआ है तो उसका आराम क्या हो जाता है, विघ्न में डल जा सकता है। इसीलिए श्रव्य की तुलना में जो दृश्य प्रतिक्रिया है उसको वरीयता दी जाती है। ठीक है। इसके बाद है संज्ञानात्मक नीतियाँ। ये क्या होती हैं संज्ञानात्मक नीतियाँ? शब्द जो संज्ञानात्मक है वो चिंतन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई विचार या ज्ञान होता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक परिवेश में परिवर्तन करके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा विचार करता रहता है, चिंतन करता रहता है, जिसे हम संज्ञानात्मक का नाम देते हैं। यदि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो हमें उसके संज्ञानात्मक जो इन्वायरमेंट है उसमें परिवर्तन करना होगा। संज्ञानात्मक परिवेश में हम परिवर्तन करेंगे तभी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो विचार है, यदि मान लो व्यक्ति नकारात्मक विचारों की तरफ चल रहा है तो उसी तरह से वो अपना व्यवहार रखेगा। लेकिन यदि हम उसके विचारों को ही बदल देते हैं, उसके विचारों को एक अच्छी ओर लेके जाते हैं, सकारात्मक लेके जाते हैं, तो उसके व्यवहार में उसी अकॉर्डिंगली परिवर्तन होगा। ठीक है। इसके बाद है स्वस्थ विचार व्यक्ति को अनुकूल व्यवहार की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत विचार व्यक्ति को प्रतिकूल व्यवहार की ओर राह पर डाल देते हैं। यही मैंने कहा कि यदि स्वस्थ विचार हैं तो व्यक्ति व्यवहार भी अच्छा करेगा, और यदि गलत विचार हैं तो व्यक्ति व्यवहार भी प्रतिकूल करेगा। अत्यधिक दबाव का अनुभव तथा तत्पश्चात असामान्य व्यवहारात्मक प्रतिमान उत्पन्न होने को ही प्रतिकूल व्यवहार कहते हैं। कि अत्यधिक दबाव का अनुभव हो रहा है व्यक्ति को और उसके पश्चात वो क्या कर रहा है, असामान्य व्यवहार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दबाव की वजह से ही व्यक्ति की जो सोच है, विचार है, वो बहुत नकारात्मक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो व्यवहार भी असामान्य कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिकूल व्यवहार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इन नकारात्मक या अस्वस्थ विचारों को सकारात्मक या स्वस्थ विचारों में परिवर्तित करके दबाव के अनुभव व अभिव्यक्ति दोनों को कम किया जा सकता है। जो नकारात्मक विचार जो व्यक्ति के मन में चल रहे हैं, जिसे हम अस्वस्थ विचार भी कह सकते हैं, इसको हम किस में बदल सकते हैं, सकारात्मक में और स्वस्थ विचारों में। तो इससे हम दबाव के अनुभव को और अभिव्यक्ति को दोनों को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जो विचार है उसी से व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड होता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को अच्छा रखेगा तो वो अच्छा व्यवहार कर पाएगा और वो दबाव की स्थिति से बाहर निकल पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सुव्यवस्थित असंवेदीकरण प्रतिकूल व्यवहार दबाव के तीव्र अभिव्यक्ति का रूप है, जो भावात्मक अति संवेदनशीलता से प्रभावित होता है। व्यक्ति यदि भावात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो उसके विचार हैं, जो शारीरिक रूप से उसको दबाव हो रहा है, उसे परेशानी हो रही है, जिसके फलस्वरूप वो क्या कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो वो यदि प्रतिकूल रूप से व्यवहार का यदि तीव्र रूप से क्या है, अभिव्यक्ति है, तो उसके वजह से क्या होता है, वो भावात्मक रूप से भी अति संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को सर्वप्रथम विचारों के स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे भावात्मक रूप से संवेदनशील न होकर दबाव से निपट सकें। यदि व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे तो वो अपने भाव भी अच्छे रख पाएगा। और क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों में बड़े चिड़चिड़ जाते हैं, लेकिन यदि हम उनके माइंड को ट्रेनिंग दें, एक अच्छे विचार उनके पास रखें, तो मे बी वो उस विचारों से निकल पाए। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है तत्पश्चात व्यक्ति को एक एक करके ये परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं। व्यक्ति उन परिस्थितियों की कल्पना करता है और धीरे धीरे या क्रमिक रूप से इन उत्तेजक परिस्थितियों को मोहक दृश्यों में परिवर्तित करता है, जो उन्हें आराम उपलब्ध कराते हैं। अब व्यक्ति के सामने एक अच्छी अच्छी परिस्थितियां रखी जाती हैं, एक एक करके उसके सामने ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती है, ताकि उन परिस्थितियों की कल्पना करता है वो, और वो धीरे धीरे या क्रमिक रूप से जो उसके सामने जो दबाव की परिस्थितियां हैं उनसे निकल के एक मोहक दृश्यों की ओर चला जाता है, और इस तरह से उसे दबाव से निजात पाने में क्या होती है, आसानी होती है। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद है विचारों को रोकना। वही विचार वाली बात आ गई कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, तो यदि हम गलत जो विचार हैं उसको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, अपने व्यवहार को भी उस अकॉर्डिंगली अच्छा कर पाएंगे, और हम मेंटली भी स्टेबल हो पाएंगे और फिजिकली भी स्टेबल हो पाएंगे, और दबाव से निजात भी पा सकते हैं।
व्यक्ति को उन नकारात्मक या अनावश्यक विचारों के आगमन को रोकने में सक्रिय रूप से सहयोग किया जाता है जो उसके कुशलतापूर्वक कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो विचार जो कि उसको कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन विचारों को रोका जाता है, मना किया जाता है कि उसके बारे में नहीं सोचे, माइंड को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति को दबाव से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद है तर्क संगत भावात्मक व्यवहार चिकित्सा। व्यक्ति को यह समझाया जाता है कि प्रत्येक सफल कार्य बौद्धिक या तर्क संगत चिंतन पर निर्भर करता है जो वास्तविकता पर आधारित होता है। व्यक्ति क्या कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वो सोच रहा है या वो कर रहा है वो या सही है या गलत। तो यहाँ पर उसको तर्क संगत चिकित्सा दी जाती है, उसे बताया जाता है, लॉजिकली समझाया जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अर्थात उसको माइंडली इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि वो लॉजिकली समझ पाए कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत। स्वय वाचन एक अन्य पद्धति है जो व्यक्ति को कुशल दबाव प्रबंधन के लिए संज्ञानात्मक रूप से तैयार करने में सहायक होती है। स्वय वाचन मतलब सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ हमेशा अपने आप में रीडिंग करते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, जिससे कि क्या होता है कि व्यक्ति का माइंड एकदम फ्रेश होता है। कहते हैं पढ़ने से कि हमेशा क्या होता है, हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्वय वाचन जो है वो पद्धति, उसके द्वारा व्यक्ति अपने दबाव को प्रबंधन करना भी सीख जाता है। उसका माइंड एकदम क्या रहता है, फ्रेश रहता है। तो यहाँ यही है कि कुशल दबाव प्रबंधन के लिए संज्ञानात्मक रूप से तैयार करने में सहायक, क्योंकि उसके एक अच्छी सोच वाचन के द्वारा हो सकती है। अच्छी अच्छी चीज़ें यदि पढ़ेगा तो वो उसके दिमाग में अच्छी अच्छी ही बातें आएंगी। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण की अवलंबता में वृद्धि करना। व्यक्ति के आसपास जो वातावरण रहता है, पर्यावरण रहता है, वो उसके विचारों को डिसाइड करता है, वो ही उसके व्यवहार को डिसाइड करता है और वो ही दबाव या आराम की स्थिति को पैदा करता है। तो हम यदि पर्यावरण को बदल दें, अर्थात उसके आसपास ऐसा वातावरण रहे जिससे कि व्यक्ति उसमें सामंजस्य पैदा कर पाए, एक अच्छे विचार रख पाए, तो उसके द्वारा भी उसको दबाव की स्थिति से निकाला जा सकता है। बाहरी परिवेश की अवलंबता में समर्थन के लिए सर्वप्रथम परिवेश का उचित विश्लेषण किया जाएगा तथा व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से दबाव मुक्त परिवेश में रखा जाएगा जो उसे स्वस्थता की तर्ज पर पोषित करेगा। सबसे पहले तो हमें ये स्टडी करना होगा कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है और जो कौन सी चीज़ है जो कि उसको दबाव में ला रही है। तो हमें पहले उसको स्टडी करके उस चीज़ को वहाँ से हटाना होगा और ऐसा वातावरण तैयार करना होगा ताकि कि उसके सामने दबावपूर्ण स्थिति ना आए, ताकि वो उस दबाव से दूर हो सके। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है दबाव मुक्त परिवेश की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए। अब दबाव मुक्त परिवेश कैसे बनाया जाए, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे बिना किसी शर्त व्यक्ति के प्रति आदर करना। हमें कोई शर्त नहीं कि व्यक्ति रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोचना, लेकिन हमें उसको हमेशा क्या देना, रेस्पेक्ट, ताकि उसके साथ कोई नेगेटिव ना हो पाए। सहानुभूति रखना, ध्यानपूर्वक सुनना, वो जो बातें कह रहा है चाहे वो लॉजिकली हो या नहीं हो, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। दबाव जो मुख्य रूप से विवादों के खराब निपटान के कारण उत्पन्न होते हैं से निपटने के लिए उपयोगी उपाय उपलब्ध कराना। अनुकूल व्यवहार की सराहना करना। जो दबाव हैं, जो आपस में यदि कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों के लिए हमेशा उसको जिम्मेदार न ठहराना और हमेशा विवादों को सॉल्व करना, और वो भी उसके प्रोस्पेक्टस से। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से वो क्या, हम उसे दबाव, जो विवाद हैं उससे निपट भी पाएंगे, साथ में उसको दबाव से निकल भी पाएंगे। अनुकूल व्यवहार की सराहना करना, यदि उसने कोई अच्छा व्यवहार किया है तो उसकी सराहना करना। ये सब कुछ पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा हम आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं व्यक्ति के, और उसको दबाव से बाहर निकाल सकते हैं। आत्मीय तथा सकारात्मक परिवेश में रहने वाला व्यक्ति को कम दबाव होने की संभावना होती है। यदि उसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जिसे वो अपना समझने लग रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, वातावरण को बदलकर उसे एक अपनापन फील कराया है, उसके साथ सहानुभूति रखी है, तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति कम दबावयुक्त फील करता है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है शौक, मनोरंजन व खाली समय की क्रियाएं। हम जानते हैं कि हम बहुत सारा काम कर लें, काम करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो इच्छा है हम वो करें। तो इसी प्रकार जो दबावयुक्त व्यक्ति है वो बहुत अधिक दबाव में होता है, तो वो ना अपना शौक पूरा कर पाता है, क्योंकि उसके सामने हमेशा आसपास उसके दबाव वाली परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, वो दबाव में होता है, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती। लेकिन यदि उसकी शौक की चीज़ें करवाई जाएँ, उसके मनोरंजन के साधन उसे उपलब्ध करवाए जाएँ, साथ में वो खाली
खाली समय में क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, तो इसके द्वारा उसका माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा और वो दबाव से बाहर निकल पाएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ भी उसको दबाव से निकालने में सहायक होंगी। ये क्रियाएं व्यक्ति जो अनेक कारणों से बचाव दबावग्रस्त है को आराम प्रदान करती है तथा दबाव से वांछित राहत उपलब्ध कराती हैं। ये सारी क्रियाएं व्यक्ति को दबाव से बाहर निकालती हैं और उसे आराम प्रदान कराती हैं। शौक, मनोरंजन और खाली समय की क्रियाएं। उस स्थिति में आराम तीव्र गति से प्राप्त होता है जब उच्च दबाव का अनुभव करने वाला व्यक्ति स्वयं को ऐसी क्रिया में लिप्त कर लेता है जो उसका शौक बन जाता है या मनोरंजन का भाग बन जाता है। हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि हमें टीवी देखना पसंद है जो कि हमारा शौक है, तो यदि हम टीवी देखने बैठ जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उस टीवी में लग जाते हैं और हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और हमें बहुत अच्छा आराम प्रदान होता है। तो ऐसा ही दबावयुक्त व्यक्ति के साथ भी होता है। खाली समय की गतिविधियां सक्रिय हो सकती हैं, जैसे खेलों में या कलात्मक कार्यों में भाग लेना हो। ये गतिविधियां निष्क्रिय भी हो सकती हैं, जैसे खेलों का दर्शक बनना है, किसी संगीत कार्यक्रम को सुनना है या किसी संग्रहालय कला दीर्घ में जाना। जो खाली समय की क्रियाएं हैं वो दो तरह से होती हैं, या तो सक्रिय या निष्क्रिय। सक्रिय मतलब व्यक्ति खुद करता है वो क्रियाओं को, जैसे व्यक्ति खुद गाना गा रहा है, आ रहा है बच्चों समझ में, या व्यक्ति खुद कोई ड्राइंग बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, या व्यक्ति खुद खेल रहा है, तो ये सब क्या है, सक्रिय। और निष्क्रिय मतलब कोई व्यक्ति कर रहा है उसको करते हुए देखना, जैसे कि हमने किसी का गाना सुना, यदि टीवी पे कोई कलाकार एक्टिंग कर रहा है तो वो हम देख रहे हैं, या फिर हम किसी प्रोग्राम को देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, खाली समय की क्रियाएं हैं जो सक्रिय भी हैं और निष्क्रिय भी हैं, दोनों ही व्यक्ति को आराम प्रदान करती हैं। खाली समय की गतिविधियों में एकांतवासी व्यवहार शामिल हो सकते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना, मनन करना। खाली समय की गतिविधियों के कुछ पहलू सृजनात्मक होते हैं क्योंकि वे मनुष्य को अपनी क्षमताओं को विकसित करने तथा अपने कौशलों को नए रूप प्रयोग करने में सहायक होते हैं। खाली समय की जो गतिविधियां हैं कई बार एकांतवासी होती है कि व्यक्ति खुद में मस्त होना चाहता है, जैसे वो पुस्तक पढ़ना चाहता है, अकेले में टीवी देखना चाहता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से भी होती ताकि वो चिंतन मनन खुद से कर पाए। खाली समय की जो गतिविधियां होती हैं वो सृजनात्मक भी होती हैं क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने कौशल करने का विकास होता है, का मौका मिलता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मेरा कौशल कहीं ना कहीं दबा रह गया, लेकिन वो सृजनात्मक है यदि, तो वो अपने कौशल को दिखा सकता है, अपने व्यक्तित्व का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है और अपनी क्षमताओं को भी विकसित कर सकता है। खाली समय की गतिविधियों में पुनर्सृजनात्मक क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के नवीनीकरण को संभव बनाती है। जो व्यक्ति का जो ऊर्जा का स्तर है वो नवीनीकरण हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जहां बहुत डल फील कर रहा था, किसकी वजह से, दबाव की वजह से वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, तो वह उसके दिमाग में पुनः ऊर्जा का संचार कर देती है। उससे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ फील करता है, आराम फील करता है। आ रहा है बच्चों समझ में? शौक, मनोरंजन व खाली समय की क्रियाएं दबाव को उचित रूप से व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं क्योंकि ये क्रियाएं शरीर तथा सभी मनोवैज्ञानिक प्रणालियों को अच्छा व्यायाम उपलब्ध कराती हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं, जो खाली समय की होती हैं, शौक होता है, मनोरंजन होता है, ये सब व्यक्ति का जो दबाव है उसको व्यवस्थित करने में, अर्थात जो दबाव है उससे निकलने में सहयोग प्रदान करती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को पुनः रूप से क्या करती है, मैनेज कर देती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक जो प्रणालियां हैं व्यक्ति की, उसको एक तरह से ये व्यायाम उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है बच्चों, इन क्रियाओं से क्षमताओं को विकसित करना तथा संवर्धित करना संभव हो पाता है। इन क्रियाओं से हमारी जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो पाती है, संवर्धित हो पाती है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमारे माइंड को रिलैक्स भी फील होता है। लोग अत्यधिक रुचि के साथ स्वयं को खाली समय की गतिविधियों में लिप्त रखकर पूर्व या भविष्य की तुलना में वर्तमान में एकाग्र रहने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति एकाग्र नहीं है, वो हर किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो खाली समय की गतिविधियों से बहुत अच्छा फील करता है, जिससे उसमें एकाग्र होने की क्षमता भी आ जाती है। इससे समाजीकरण की प्रक्रिया और अधिक स्वस्थ हो जाती है तथा समय के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा बेहतर होने लगती है। इससे व्यक्ति क्या होता है, समाजीकरण तो होता ही है उसका, साथ में उसकी जो विचारधारा है वो बदलने लग जाती है और पहले से वो भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसे संसार का एक बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मन मुताबिक सारे काम हो रहे हैं तो उसे पूरा संसार अच्छा लगने लगता है, उसे संसार का एक बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इस प्रकार मूल्यों की प्रणाली अधिक सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित होती जाती है। तो जो मूल्य हैं उसके वो भी सुदृढ़ हो जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं।
इसके बाद आता है समय प्रबंधन, जो हमारे लिए एक मेन चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे समय को ऐसे वेस्ट जाने देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये काम कैसे करें। तो समय प्रबंधन भी दबाव से निकलने की एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हम इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, इस चीज़ के लिए समय नहीं होता। लेकिन ये समय कुप्रबंधन की वजह से होता है। यदि हम समय का एक अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं तो हर काम हम आसानी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं और बिना किसी दबाव में आकर। ठीक है। अल्प समयावधि में अनेक कार्यों को करने के लिए उपलब्ध समय का प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक है। आपके पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, समय का प्रबंधन करेंगे। ठीक है। तो समय का प्रबंधन करने से आप वह कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समय प्रबंधन तकनीकों में मुख्य रूप से शामिल है कि हम समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक अपना सकते हैं। पहला है कार्यों को करने में कुशलता। समय प्रबंधन से आप हर कार्य एक कुशलता से कर पाएंगे। नियोजन, प्राथमिकता निर्धारण और सामान्य नोटों, जांच सूची आदि का प्रयोग। आप समय प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, कार्यों को करने में कुशलता भी, हमको कौन सा कार्य किस तरह से कुशलता से करना है। नियोजन, हमारा जो भी समय है और जो भी कार्य है उनका नियोजन कर लेना। प्राथमिकता निर्धारण, हमें ये निर्धारण कर लेना कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करना। जो काम इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा समय देना, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कम समय देना। सामान्य नोटों, जांच सूची आदि। हम कई बार क्या कहते हैं, हड़बड़ी में बहुत सारे काम भूल जाते हैं, फिर हम दबाव में आ जाते हैं। तो इसके लिए नोट्स बना लेना, एक जांच सूची बना लेना कि हमने वो कार्य किया या नहीं किया। इस तरह से हम कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार समय यदि हम प्रबंध करते हैं तो हमारी कुशलता में वृद्धि आती है और दबाव रहित स्थिति आती है। आज का कार्य, देखो आपके सामने एक चेकलिस्ट है कि किस तरह से हम चेकलिस्ट बना सकते हैं और एक दिन का कार्य बता सकते हैं। भाई आपके पास बहुत सारे काम है, मान लो आपके पास 10 काम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास टाइम कम है, मैं कैसे करूँ। तो आप प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिए और फिर इसके बाद उसको चेक करते जाए, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। उस तरह से जैसे यहाँ बना रखा है, आज के पत्र को पोस्ट करना काम है, आज का बैंक जाना काम है, मित्र को फ़ोन करना काम है, टिकट खरीदना काम है। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ बना दिया, उस हिसाब से आप उसको काम करते जाइए और उसको चेक करते जाइए। तो आपका समय प्रबंधन रहेगा और आपके काम भी कुशलता से हो पाएंगे। प्रभावपूर्ण समय प्रबंधन एक कौशल है जिसे व्यक्ति सचेत प्रयास द्वारा प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति प्रयास करता है तो वो प्रभावपूर्ण समय प्रबंधन कर सकता है, अपने कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में प्रथम कदम है उन कार्यों की पहचान करना जिन्हें व्यक्ति करना चाहता है। तत्पश्चात इन कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में विश्लेषण किया जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि व्यक्ति उन कार्यों को लिखेगा जिसको वो करना चाहता है और उसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त कर देगा। जो पहले प्रायोरिटी के काम है उनको पहले करना है, जो लेस प्रायोरिटी के वो बाद में करना है। जैसे कै कार्य, ख कार्य, गै कार्य। कै कार्य में क्या आएगा, प्रतिदिन प्रमुख घंटों जब व्यक्ति का निष्पादन उच्च स्तर पर होता है के दौरान करना होता है। कै कार्य में वो होगा जब व्यक्ति में एनर्जी पूरी होती है तो वो कै कार्य को करेगा। ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनमें एक अच्छे से कहते हैं ना एकाग्रता चाहिए या अच्छे से कुशलता चाहिए, तो उन कार्यों को जब करेगा जब व्यक्ति का निष्पादन उच्च स्तर पर होता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है ख कार्य। इसमें वे कार्य हैं जिन्हें किया जा सकता है किंतु गौण महत्व के साथ। जिनका गौण महत्व है उन कार्यों को ख कार्य में शामिल किए करेंगे। गै प्रकार के कार्य वे हैं जो प्राथमिकताओं में नहीं आते हैं, इन कार्यों की अवहेलना की जा सकती है। इसमें वो कार्य आएंगे जो प्राथमिकता में नहीं है, इन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, इनकी अवहेलना की जा सकती है, वो गै कार्य में आएंगे। तथा इन्हें खाली समय में किया जा सकता है। इन कार्यों में हम वो कार्य रखेंगे जो कि हम कभी हमें टाइम मिला तो हम कर लेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरह से कै ख गै कार्यों में हम बांट देंगे और फिर हम देखेंगे कौन कौन से प्रायोरिटी के हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और हम दबाव फील नहीं करेंगे। कार्य का वितरण, कार्य का वितरण भी कर सकते हैं। किस तरह से, एक प्रबंधक तभी कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएगा जब वह अपने अधीनस्थों में कार्य का उचित वितरण करेगा तथा उन कार्यों को पूरा कराएगा। एक प्रबंधक का काम ही यही होता है कि वो कार्यों का वितरण कर दे सब लोगों में जो उनके अधीनस्थ है और फिर उसको फॉलोअप लेते रहे टाइम टू टाइम कि किसने कितना किया, कितना किया, कितना किया। और यदि वो इस कार्यों को अच्छे से करवा पाता है तभी वो एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है। तो कार्य का वितरण भी क्या है, एक अच्छा तरीका है दबाव रहित रहने का।
कार्य का आवंटन प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, रुचि तथा कौशल के अनुसार किया जाना चाहिए। कार्य का वितरण हमें इस प्रकार करना चाहिए कि भाई ये काम है वो ये व्यक्ति ढंग से कर पाएगा तो उसी को देना चाहिए। इसमें उसकी कुशलता को कि भाई वो किस तरह से कार्य कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता को और उसकी रुचि को, इन तीनों को देखकर ही कार्य का वितरण करना चाहिए। इसके बाद है समय बजटिंग। जैसे हमारे सब पास धन बजटिंग होती है, वैसे समय की भी क्या होती है, बजटिंग होती है। समय बजटिंग धन बजटिंग के समान है। एक दिन तथा एक सप्ताह के लिए समय की योजना तैयार करना भी क्या है, आवश्यक। एक दिन की योजना, एक हफ्ते की योजना, तो इस तरह से तैयार करना वो क्या है, समय की बजटिंग है। समय बजटिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिनका निर्धारण व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। भाई हमारे पारिवारिक लक्ष्य क्या है, व्यावसायिक लक्ष्य क्या है, इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, उनको ध्यान में रखकर जो प्राथमिकताएं होती हैं उसके आधार पर समय का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। प्राथमिकताओं को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिकताएं भी कैसी होती है, दो, एक तो अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। जो हमें अभी जरूरी हैं वो अभी, जो हमें बाद तक जरूरी हैं भाई दीर्घकाल तक चलते रहेंगे वो, और तदनुसार उन्हें निष्पादित किया जाता है और उसी अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्म किया जाता है। समय को ध्यानपूर्वक व्यतीत किए जाने तथा गतिविधियों को आनंद उठाने से हमारे जीवन में संतोष व गुणवत्ता में सुधार होगा। यदि हम समय को एक अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे, खुश होकर जिएंगे, तो इससे हमें हमारे जीवन में क्या होगा, खुशी का अनुभव होगा, हमारा जीवन संतोषी और गुणवत्तापूर्वक होगा। बिना किसी उद्देश्य के व्यतीत किए गए समय के कारण हतोत्साहन उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण दबाव पैदा हो सकता है। हमारे पास जब समय था हमने वो काम नहीं किया और फिर हम क्या कर रहे हैं, समय को वेस्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में जब टाइम पे वो काम हमें लगा कि अरे ये तो किया नहीं, तो इससे क्या होगा, हमें दबाव उत्पन्न होगा और हमें असंतोष की भावना आएगी। ठीक है। इसके बाद आता है योग। दबाव से मुक्त रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है योग। योग जो व्यक्ति के ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। योग जीवन की एक पद्धति है जो व्यक्ति के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार है। कौन कौन से योग के कदम हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले है यम, स्व नियमन का अभ्यास करना। अपने आप को नियमित करने का क्या करना, अभ्यास करना, वो यम में आता है। दूसरा है नियम, व्यवहारात्मक मानदंडों का अवलोकन। जो हमारे व्यवहार में जो मानदंड हम काम में ले रहे हैं उसका अवलोकन, मतलब हमने क्या नियम ले रखे हैं, क्या हमारी जो भविष्य को लेकर योजनाएं हैं कि हम किस तरह से हमारे नियमों का पालन करेंगे, वो सब किस में आएगा, नियम में। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का नाम तो आपने सुना होगा। प्राणायाम श्वसन क्रिया को सुचारू बनाने का अभ्यास है। इससे रक्त संचरण में सुधार होता है। जो प्राणायाम होते हैं, अर्थात हमने अनुलोम विलोम कपालभाति, ये सब प्राणायाम के भाग हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में एक अच्छी शुद्ध वायु का संचार होता है, जिससे रक्त संचरण में भी सुधार होता है। आसन, आसन योगा के शारीरिक पहलू हैं जिसमें आंतरिक क्रियाओं के संतुलन को सही ढंग से स्थापित करने के लिए यथोपेक्षित आसनों में की गई जांच तथा उनमें आशोधन किया जाता है। आसन क्या होता है, आसन में जो योगा है उसमें कई प्रकार के आसन किए जाते हैं जिससे हमारी जो आंतरिक प्रणाली है वो मजबूत होती है। आपने सुना भी होगा कि योगा से बहुत सारे जो रोग हैं उनसे दूर किया जाता है, और योगा के द्वारा विभिन्न प्रकार के आसन किए जाते हैं जिससे पेट की बीमारियां हों, सिर की बीमारियां हों, या फिर हमारी धमनियों से संबंधित बीमारियां हों, बहुत सारी बीमारियां हैं वो इसके द्वारा, इससे निजात पाया जाता है। तो जो आसन है उससे उसकी हम देखें, जांच करें कि भाई कौन सा आसन किसके लिए परफेक्ट रहेगा, और उसमें हम तरह तरह से चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रत्याहार, अर्थात बाहरी वस्तुओं से चेतना प्राप्त करना तथा उनको भीतर की ओर मोड़ना। पहले हम बाहर देखें कि भाई क्या क्या चल रहा है, फिर उसको हम अपने भीतर लें, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार। धारणा, किसी वस्तु विशेष पर ध्यान केंद्रित करना। हम किसी वस्तु विशेष की तरफ ध्यान रखें, केंद्रित करें अपना ध्यान, उसे हम कहेंगे धारणा। इसके बाद है ध्यान, मनन या चिंतन का अध्ययन। हम मनन और चिंतन करें जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान। इसके बाद है समाधि, ध्यान का इष्टतम स्तर जहाँ समय व स्थान संबंधी चेतना लुप्त हो जाती है। ध्यान में तो हम एक परफेक्ट टाइम रखते हैं कि इतनी देर तक ही हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो समाधि है उसमें ऐसा इष्टतम स्तर पहुंच जाता है कि कहते हैं समाधि में ना तो समय की परवाह होती है और ना ही कोई स्थान की परवाह होती है, वो चेतना यहाँ विलुप्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं समाधि। ठीक है, ये एक ध्यान का ही एक इष्टतम स्तर है। आसनों के निवारक तथा रोगनाशक मूल्य।
भोजन का परिपाचन बेहतर हो जाता है, अपशिष्ट उत्पाद आसानी से निकल जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि आसन है वो किस तरह से हमें निरोगी बनाता है, किस तरह से हमें दबाव मुक्त करता है। तो आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं? आसन से हमारा जो पाचन है वो बेहतर हो जाता है, अपशिष्ट जो उत्पाद है वो आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी कुशलता से काम करती है, अर्थात आसन की वजह से बहुत सारे रोगों से निजात पाई जा सकती है। योग द्वारा दमा, मधुमेह, स्पॉन्डिलाइटिस तथा कब्ज जैसी परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। जो योग करते हैं उसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे यहाँ नाम दे रखा है दमा, मधुमेह, स्पॉन्डिस और कब्ज जैसी परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। प्रोत्साहक मूल्य, योग पद्धति के सबसे महत्वपूर्ण कदम मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता में भी लाभ प्रदान करता है। जो हम योग से यदि हम कोई प्रोत्साहन ले सकते हैं तो वो ये है कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक रूप से यदि हम बीमार हैं तो उससे भी हम योग के कारण निजात पा सकते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो क्रियाशीलता है उसमें भी ये लाभ प्रदान करता है। क्या लाभ है? तनाव, दबाव, खिंचाव, उत्तेजना, क्रोध आदि से राहत। ये जो सारी जो बीमारियां हैं ये सब कैसी हैं? मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। तो इससे राहत हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। योग की पद्धति आराम, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, स्वावलोकन, व्यक्तित्व का विकास, स्मरण शक्ति में सुधार, निंदा विकारों में कमी आदि उत्पन्न करती है। योग की वजह से क्या होता है? हमें आत्मविश्वास होता है, हम खुद का अवलोकन कर पाते हैं, व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति में क्या होता है? सुधार होता है, और हम जो निंदा विकार है उनमें कमी आती है, जिसकी वजह से हम शक्ति प्राप्त करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, और हम जो ये बीमारियां हैं उनसे राहत पा सकते हैं। ठीक है। एक लंबे समय तक सुव्यवस्थित रूप से योग का अभ्यास करने से धैर्य, सहनशीलता, खुशी, स्पष्टवादिता, अनुशासन तथा अध्यवसाय को भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम लंबे समय तक योग करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से उसका अभ्यास करते हैं, तो हम में धैर्य भी आती है, सहनशीलता भी आती है, खुशी आती है, स्पष्टवादिता आती है और अनुशासन भी आता है, और इसके अलावा हम अध्यवसाय जो हम चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बच्चों समझे? तो इस तरह से हम योग के द्वारा विभिन्न चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद आता है ध्यान। जैसे कि हमने बात किया था ध्यान, चिंतन, मनन, ये सब क्या होता है कि ध्यान मनन एक स्थिति विशेष के प्रति ध्यान केंद्रित करना तथा किसी अन्य विचार द्वारा उसे भंग न होने की प्रक्रिया है। ध्यान का मतलब है कि हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और चीज़ें यदि बाधा डाले भी तो हम वहाँ पर भंग नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ध्यान की स्थिति। मनन का उद्देश्य शरीर तथा मन को शांत रखा है। मनन का मतलब ही क्या है कि शरीर को और मन को, दोनों को क्या रखना है? एकदम शांत रखना है। चिंतन आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है तथा दैनिक जीवन की भागदौड़ से होने वाले दबाव से राहत प्रदान करता है। चिंतन से क्या होता है? हमारा माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, हम आसपास की चीज़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे आंतरिक रूप से क्या मिलती है? शांति मिलती है, और दैनिक जीवन की जो भाग दौड़ में हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं तो उससे भी हमें निजात मिलता है। सभी प्रकार के चिंतन में एक मूल तत्व समान होता है, और वह है केंद्रीकरण। जो भी चिंतन होता है उसमें एक ही बात की जाती है, कंसंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल कि हमें केवल उसी के बारे में सोचना है, चाहे वो परिस्थिति हो, कोई चीज़ हो, तो हमेशा वहीं देखना है, वहीं सोचना है। तो यही एक केंद्रीकरण इसका एक मूल होता है। ठीक है। ध्यान तीव्र मनोभावों को शांत करता है। चिंतन से नाड़ी गति, त्वचा व्यवहार तथा मांसपेशियों में खिंचाव को बेहतर किया जा सकता है। ध्यान से क्या होता है? जो हमारे अंदर बहुत जल्दी जल्दी जो तीव्र मनोभाव आते हैं, हम समझ नहीं पाते कि वो सही है या गलत, तो वो एकदम शांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है। नाड़ी गति, त्वचा व्यवहार, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सब क्या हो जाते हैं? बेहतर हो जाते हैं। इसलिए दबाव से संबंधित लगभग सभी विचारों यथा उच्च रक्तचाप, माइग्रेन आदि को चिंतन द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। मतलब ये भी एक रेमेडी है चिंतन, जिसके द्वारा देखो आप उच्च रक्तचाप को, माइग्रेन को आदि जो बीमारियां हैं जो हमें शरीर से संबंधित होती हैं, वो चिंतन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। चिंतन सुस्पष्टता, बेहतर एकाग्रता तथा बौद्धिक शक्ति की विशेषताओं से स्वस्थ विचारों को जन्म देता है। चिंतन से क्या होता है? हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो इससे हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं? केवल स्वस्थ विचार आते हैं, नकारात्मक विचारों को हम छोड़ देते हैं। यह क्रोध, उत्तेजना,
कुंठाहीनता की भावना दबाव को कम कर देता है। जो दबाव के वजह से हमें क्रोध की, चिंता की, कुंठा की, ईर्ष्या की, ये सब भावना जो आती है वो सब किसकी वजह से, चिंतन की वजह से दूर हो जाती है। इसके बाद है शारीरिक व्यायाम तथा पौष्टिक आहार, कि शारीरिक व्यायाम किस लिए आवश्यक है, दबाव से मुक्त रहने के लिए, और पौष्टिक आहार है वो क्यों जरूरी है, ताकि हम दबाव से मुक्त रह सकें। शारीरिक व्यायाम व्यापक स्तर पर शरीर को दुरुस्त तथा मन को अनुशासित करता है। हमारा मन अनुशासित होता है किसकी वजह से, व्यायाम की वजह से। इसके अलावा हमारा शरीर भी क्या होता है, दुरुस्त। यदि हम दौड़ लगा रहे हैं, यदि हम दंड बैठक लगा रहे हैं, तो इससे हमारा जो शरीर की जो मसल्स हैं वो क्या हो रही है, ऊपर नीचे खिंच रही हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारा शरीर चुस्त होता है और साथ में हमारा मन भी कहता है स्टेबल होता है और मन को अनुशासन भी मिलता है। व्यायाम शरीर में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। व्यायाम से हम कहते हैं ना फिजिकली फिट है, तो क्यों, क्योंकि व्यायाम से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। रक्त का प्रवाह सुचारू हो जाता है तथा विचार स्पष्ट व सकारात्मक हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या किसी भी प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, तो रक्त का संचार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे हमारे जो विचार है वो भी स्पष्ट हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, और इससे शरीर व मन दोनों क्या रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। शरीर कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहता है। पर्याप्त व संतुलित पौष्टिक आहार व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यदि हम एक व्यायाम के साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, तो इससे भी हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। शरीर की ऊर्जा आपूर्ति तथा उसके विकास व अनुरक्षण के लिए आवश्यक मूल निर्माण खंड मुख्य रूप से 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा यथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा फैट से प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमें ऊर्जा आपूर्ति किससे होती है, ऊर्जा आपूर्ति और हमारा जो शरीर के विकास व अनुरक्षण है उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है प्रोटीन और एक फैट, जिससे कि हम शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दैनिक भोजन में सलाद, सब्जियां, ताज़ा फलों को व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हम जो भी खाते हैं उसमें सलाद, जिसमें सारी सब्जियां होती हैं, ताज़ा फल, ये सब यदि हम काम में लेते हैं तो ये सब हमें एनर्जी देते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। यदि हमें एनर्जी मिलती है तो हम एक अच्छी तरह से व्यायाम क्रिया कर सकते हैं। व्यायाम क्रिया करेंगे तो इससे हमारा शरीर और वह मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मांसाहारी भोजन की तुलना में शाकाहारी भोजन अधिक आदर्श स्वास्थ्य डाइट है। यदि हम मांसाहारी भोजन को देखें तो उसके तुलना में शाकाहारी भोजन अधिक स्वास्थ्यकारी होता है कि उसमें फाइबर्स अधिक होते हैं। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीने से कोशिकाओं को पर्याप्त द्रव प्राप्त होता है। कहते हैं पानी भी पूरी तरह से और अच्छे तरीके से पीना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीनी चाहिए, जिससे कि हमारी कोशिकाओं को द्रव्य मिलता रहता है। पौष्टिक व नियमित भोजन का सेवन करने से शरीर तथा मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यदि हम पौष्टिक भोजन काम में लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, तो हमारा शरीर भी चुस्त रहता है और इसकी वजह से हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम दबाव से मुक्त रह सकते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं अपना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।